Today, I am going to discuss the CSIR NET Life Sciences February 2002 paper, the first shift paper of Unit 5, the DEB Bio, Animal DEB Bio. Before to start, please listen. इस बार भी पेपर हमेशा की तरह वैसा ही आया है. नॉर्मली जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैसे कभी एम्फीबियन से आते हैं तो कभी मैमल से आते हैं, कभी सी एलिगेंस से आते हैं तो कभी सी अर्चिन से आते हैं, तो पेपर का मोरलेस पैटर्न वही है. हाँ, पहली बार ऐसा है कि न्यूरुलेशन पे क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो एक आध हमारे पास एक्सेप्शन अभी मानकर चल सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो पैटर्न या पेपर का जो सेटअप है एग्जैक्टली वही है जो अब तक फॉलो होता रहा है. तो मोस्ट ऑफ द डिपेंडेबल यूनिट है. तो आप सभी को, जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, आप इस पे डिपेंड कर सकते हैं, आप इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement with respect to development in amphibians? देखिए होता क्या है ना, या तो एम्फीबियन से क्वेश्चन आएगा, मैमल से आएगा, पता होता है, सी एलिगेंस, सी अर्चिन, तो इस तरह के कुछ ग्रुप बने हुए हैं जिनको अगर हम देखें तो उनसे क्वेश्चन नॉर्मली एक्सपेक्टेड होते हैं. और अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस में आपको ध्यान हो तो क्लास में हम ये डायग्राम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको जो बताते हैं वो यही बताते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ दीज बोटल सेल्स. रिमेंबर, ये बोटल सेल्स इनिशियली फॉर्मेशन होना जरूरी है, ये आपको क्लास में हमने बताया था. और जब बोटल सेल्स फॉर्म होंगी देन देयर विल बी व्हाट, इन्वोल्यूशन ऑफ दोस सेल्स दैट आर गोइंग टू बिकम द मेसोडर्मल. तो हम ये बोल सकते हैं प्रिकर्सर ऑफ मेसोडर्मल सेल. तो ये बेसिक है. गैस्ट्रेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट यही बोलते हैं जो यहां पर मेंशन है. गैस्ट्रेशन बिगिंस विद द इन्वेजिनेशन ऑफ द बोटल सेल्स फॉलोड बाय कोऑर्डिनेटेड इन्वोल्यूशन ऑफ द मेसोडर्मल प्रिकर्सर. तो एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है जो हम आपसे बोलते हैं. तो एग्जैक्टली करेक्ट पूछा हुआ है. मैंने हमेशा बोला है जब पहले क्वेश्चन है तो करेक्ट और इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें. करेक्ट पूछा है तो इसमें कोई गलती नहीं है, एग्जैक्टली सही. नाउ यहां बोला है ऑर्गेनाइजर इंड्यूस द, ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजर इंड्यूस द न्यूक्लियर सेंटर. अब आप इस ऑप्शन को देखें तो अपने नोट्स को एक बार देखिएगा, वहां एक लाइन लिखवाई होगी और डेफिनेटली आपने अगर रिवाइज किया है तो वो लाइन आपको तैयार भी होगी. हमने साफ साफ एक लाइन बोलते हैं, डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला, आई रिपीट, डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स ऑफ ब्लास्टुला capable of inducing the organizer or called न्यूकूब. तो हम ये जानते हैं कि ये जो डोर्सल मोस्ट सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूकूब बोल रहे हैं वो ऑर्गेनाइजर की सेल्स लाकर देती हैं, वो ऑर्गेनाइजर बनाते हैं. यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, देख रहे हैं, यहां पे लिखा है ऑर्गेनाइजर इंड्यूस द न्यूकूब सेंटर, जबकि होता है न्यूकूब सेंटर सेल्स एक्चुअली इंड्यूसेस द ऑर्गेनाइजर, केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर. तो आप देख रहे हैं गलत है. नाउ अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए. देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यहां पर जो ऑप्शन सी है ना, द ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लिंक कर सकते हैं. मतलब मैं आपसे एक बात कहूंगा, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है जैसा कि मैंने बोला, लेकिन अगर हम सी को लेके चलें तो सी को अगर हम लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं से लिंक कर सकते हैं. इस स्टेटमेंट में हम देखें तो मैं तो यही कहूंगा, इससे मुझे कोई गलती नजर नहीं आती, लेकिन मैं आंसर इसलिए चूज नहीं करूंगा क्योंकि अकेले बीटा कैटेनिन से हमारे पास ऑर्गेनाइजर नहीं आएगा, तो शायद इसीलिए ये लोग आंसर नहीं ले रहे हैं, राइट. क्योंकि अगर आप यहां पर स्टैंडर्ड बुक के स्टेटमेंट को देखें तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपली देखिए क्या लिखा है, एक्यूमुलेशन, दिस एक्यूमुलेशन, देखिएगा वर्ड, दिस का मतलब होता है बीटा कैटेनिन. मैं आपके सामने टेक्स्ट लेकर आया हूं, स्टैंडर्ड बुक का टेक्स्ट है, टू प्रूव माई थिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर. द एक्यूमुलेशन इज सीन इन द न्यूक्लियाई ऑफ डोर्सल सेल एंड अपीयर्स टू कवर बोथ न्यूक्लियर सेंटर एंड ऑर्गेनाइजर रीजन. तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि द एक्यूमुलेशन, दिस एक्यूमुलेशन, और वैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, बीटा कैटेनिन की, राइट. देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इट बिगिंस टू, इट का मतलब बीटा कैटेनिन, इट बिगिंस टू एक्यूमुलेट इन द डोर्सल रीजन ऑफ द एग ड्यूरिंग द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट प्रेफरेंशियली एट द डोर्सल साइड थ्रू आउट द क्लीवेजेस. एंड मोर ओवर, जब हम बोले कि एक्यूमुलेशन इज सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ डोर्सल सेल एंड फाइनली द ऑर्गेनाइजर, एंड लास्ट में उसी टेस्ट को अगर कंटिन्यू करते आए तो देखिए यहां पर लिखा है, thus one could expect if the dorsal cell of the side of the embryo contained beta catenin and this beta catenin would allow the region to express twin enzymes which in turn would initiate the formation of organizer. यहां क्लियरली मेंशन है कि हमें बीटा कैटेनिन चाहिए, अगर बीटा कैटेनिन आएगा तो जैसा कि हम क्लास में पढ़ते हैं न्यूक्लियर सेंटर बनेगा और हम फिर हम बात कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, द ऑर्गेनाइजर. तो मैं आपसे तो यही कहूंगा कि इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें, क्योंकि मैं इस स्टेटमेंट को आपसे मैं बोल रहा हूं, मैं सही मान रहा हूं, लेकिन अगर गलत अगर ठहराना है, अगर हम ये मतलब ठहराने मतलब
मैं आंसर ए ही मानूंगा, नॉट सी, लेकिन सी को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं क्योंकि बीटा कैटेनिन इज व्हाट द इनिशिएटर। बीटा कैटेनिन का एक्यूमुलेशन होता है, उन सेल्स में भी बीटा कैटेनिन मिलेगा जहां पर ऑर्गेनाइजर हैं, जो ऑर्गेनाइजर की सेल्स हैं उनमें भी बीटा कैटेनिन मिलेगा। अब चूंकि मैं क्लास में बोलता हूं इसलिए आप में से हो सकता है कुछ भी इसको भी करके आए हों, लेकिन ए सही है और मैं चाहूंगा तो इसे चैलेंज भी करूंगा, लेकिन ए सही है नो डाउट, लेकिन सी को भी हम लेकर चल सकते थे। और अगर डी की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ बीटा इनहिबिटर, तो ये तो आउटराइट रिजेक्ट है, क्योंकि आपको पता हो जब न्यूरो एक्टोडर्मल हम बात करते हैं एम्फीबियन में, तो आपको क्या बताते हैं कि अगर हम एक्टोडर्मल सेल्स को देखें तो उनका जो बाय डिफॉल्ट फेट होता है दैट इज व्हाट टू डेवलप इनटू द न्यूरल टिश्यूज। बीएमपी हमारे पास एक्टोडर्मल टिश्यू को एपिडर्मिस में ले जाता है, यही आपको क्लास में समझाया होगा, राइट। तो अगर हमारे पास एक्टोडर्मल को एपिडर्मिस टिश्यू में ले जाना है तो बीएमपी चाहिए। और यहां लिखा क्या है, इन द बीएमपी इनहिबिटर, यानी बीएमपी के इनहिबिटर रिमेंबर कॉर्डिन, नॉगिन, फॉल्स्टेटिन। तो अगर इन द एब्सेंस ऑफ द बीएमपी इनहिबिटर एक्टोडर्मल सेल फॉर्म द न्यूरल ट्यूब, अगर बीएमपी के इनहिबिटर नहीं है तो बीएमपी फंक्शन करेगा, और बीएमपी अगर फंक्शन करेगा तो न्यूरल ट्यूब नहीं आएंगी, एपिडर्मल सेल्स आएंगी, राइट। तो ये गलत है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई नई बात नहीं है, इसी तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हियर, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आपने जब पढ़ा होगा तो आपको इमीडिएटली क्या ये नहीं क्लिक हुआ होगा कि हम ये ईएमटी में करते हैं, एपिथेलियल टू मेसेंचाइमल ट्रांजिशन। जब डेब बायो हम क्लास में एंड करते हैं इफ यू रिकॉल, तो वहां पर हम एपिथेलियल टू मेसेंचाइमल ट्रांजिशन पढ़ाते हैं, और उसी में हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक जेनेटिक स्पेसिफिसिटी अगर आपको ये डायग्राम याद हो, और एक रीजनल स्पेसिफिसिटी अगर ये डायग्राम याद हो। जब हम बताते हैं कि अगर रीजनल स्पेसिफिसिटी है तो इट इज द डर्मिस, right, dermal mesenchymal that will decide what kind of the cutaneous structure will be developed from the upper epidermis। तो ये रीजनल है। मैंने आपको भी बताया था अगर विंग mesenchymal है तो वो विंग फेदर लाकर देगा, लेकिन एपिडर्मिस वही रखिए, थाई की एपिडर्मिस यहां ले आइए। तो जब नॉर्मली अगर विंग की mesenchymal है तो विंग फेदर, एपिडर्मिस हमारे पास वही है, आप थाई की mesenchymal यहां ले आए, so it is not going to be the wing mesenchymal but the thigh mesenchymal। तो क्या विंग feather आएंगे? No, it is going to the thigh feather। तो इसे बोलते हैं रीजनल स्पेसिफिकेशन। हमारे पास जो mesenchymal टिश्यू हैं वो अपर एपिडर्मल को स्टिमुलेट करेंगे, राइट, इंडक्शन देंगे इन द क्यूटेनियस स्ट्रक्चर दैट काइंड डेवलप, राइट। तो ये रीजनल था। और जेनेटिक में आपको बताया था कि अगर हम इस तरह का ट्रांसप्लांटेशन करें, मींस अगर मान लीजिए फ्रॉग गैस्ट्रुला से हम फ्लैंक एक्टोडर्मल टिश्यू लें और प्रिजम्पटिव ओरल एक्टोडर्म न्यूट में मूव कराएं तो क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और अगर हम न्यूट से लें और फ्रॉग में ले जाएं तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। तो हमने बताया था यहां पर एक पॉइंट अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट बोला था जेनेटिक स्पेसिफिसिटी के लिए, मेसेंचाइमल इंस्ट्रक्ट द एपिथेलियम, राइट, टू एक्टिवेट द स्पेसिफिक जीन। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे आप एक्टोडर्मल ला रहे हैं तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होकर आ रहे हैं वो किसके हैं, मेसेंचम के, एक्टोडर्म के। ये जो स्ट्रक्चर डेवलप के आ रहे हैं, जैसे यहां पर सकस डेवलप आ रहा है या बैलेंसर डेवलप होकर आ रहे हैं, ये मेसेंचाइमल टिश्यू है, एक्टोडर्मल है। एक्चुअली ये वो टिश्यू हैं जो हमारे पास आपने ट्रांसप्लांट किए। और कौन सा टिश्यू आपने ट्रांसप्लांट किया है, कौन सा टिश्यू आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पर हम एक्टोडर्मल टिश्यूज को मूव करा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने यहां से जैसे जो न्यूट है, न्यूट का पास हम यहां पर फ्रॉग का एक्टोडर्मल टिश्यू लेके आ रहे हैं। तो जीन्स किसके आ रहे हैं, फ्रॉग के। अगर हम फ्रॉग के गैस्ट्रुला में अगर न्यूट का हम एक्टोडर्मल टिश्यू लेके आ रहे हैं तो जीन्स किसके आ रहे हैं, फ्रॉग के एम्ब्रियो में न्यूट के जीन्स आ रहे हैं। तो फिर स्ट्रक्चर किसका डेवलप होगा, एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन एक लिमिटेड, यानी हमने यहां पर एक वर्ड बोला था, एज द जीनोम परमिट्स, राइट, एज द जीनोम परमिट। जीनोम मतलब जो हमारे पास टिश्यू आए हैं उनकी जो जीन्स हैं जो अलाउ करेंगे। तो अगेन ये डायग्राम अगर हम देखें तो सिंपली हम रीजनल स्पेसिफिसिटी पर आ सकते हैं। रीजनल स्पेसिफिकेशन पर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन बनकर आया था, इस बार ये पूछा गया है, राइट। अच्छा, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, सी एलिगेंस याद हो तो आपको हमने ये बताया ही होगा कि हमारे पास फाउंडर सेल होती है, फिर हमारे पास अगर हम देखें तो पी सेल्स आती हैं, याद आ रहा है। तो हमने यहां पर ऑटोनोमस और कंडीशनल डिटर्मिनेशन इस तरह से आपको समझाया था। आपको बताया था जो हमारे पास पी सेल्स या स्टेम सेल्स होती हैं दे आर गोइंग टू हैव ऑटोनोमस बिहेवियर, राइट। तो एंटीरियर हाफ कॉन बनाएगा, पोस्टीरियर हाफ कॉन बनाएगा। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को सी एलिगेंस में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है।
सो अगेन अच्छा क्वेश्चन है और हमने क्लास में डिस्कस किया है. कम टू नेक्स्ट. नाउ अगेन सी अर्चिन. देखिए घूम फिर के सी अर्चिन में क्वेश्चन आता ही है, राइट. और अगेन आपको याद हो तो हमने यहां पर ये 3 डायग्राम दिखाए थे. ये नॉर्मल डायग्राम है सी अर्चिन का, राइट, जहां पर बीटा कैटेनिन माइक्रोमियर में यहां पर मूव कर रहे हैं और एंडोडर्मल मेसोडर्मल स्ट्रक्चर लाकर देंगे, राइट. यहां पर वो डायग्राम है कि हमारे पास बीटा कैटेनिन नॉर्मली सभी सेल्स में मूव कर गया है और क्वेश्चन इस बार यहां आया है, राइट. देखिए क्या बोला हुआ है, इफ जीएसके इज ब्लॉक्ड इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो आपको याद हो तो हमने केस किया था. एंड व्हाट वाज दैट केस? कुछ याद आ रहा है? हमने जब आपको केस किया था तो सिंपली आपको बताया था, इफ यू रिकॉल, हमने लिथियम क्लोराइड की बात की थी, राइट. हमने आपसे कहा था इफ द सी अर्चिन एम्ब्रियो इज ट्रीटेड विद द लिथियम क्लोराइड. याद आ रहा है? और आपको बताया था लिथियम क्लोराइड इज समव्हाट व्हाट इनहिबिटर ऑफ द जीएसके3. लिथियम क्लोराइड जीएसके3 को ब्लॉक करता है. और अगर जीएसके3 को ब्लॉक कर रहा है, और आपको यह भी पता है कि जो जीएसके3 है विच इन टर्न ब्लॉक द बीटा कैटेनिन, यही बताया हुआ है. अब अगर आप लिथियम क्लोराइड को मूव कराओगे, लिथियम क्लोराइड से ट्रीट करोगे, यहां पर क्वेश्चन ये तो है द जीएसके इज ब्लॉक्ड, तो आपने जीएसके को कैसे ब्लॉक किया होगा? थ्रू लिथियम क्लोराइड, राइट. तो जीएसके ब्लॉक हो गया. अब जीएसके अपना फंक्शन नहीं दे रहा है, जीएसके फंक्शन नहीं करेगा तो बीटा कैटेनिन सभी जगह आएगा, और अगर बीटा कैटेनिन सब जगह आएगा तो एंडोडर्मल मेसोडर्मल टिश्यू बन जाएंगे. सिंपल सा केस है. यहां पर देखिए बीटा कैटेनिन एक्टिवेटेड द न्यूक्लिया ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट सेल्स लीडिंग टू एनिमल सेल गेटिंग एंडोडर्मल मेसोडर्मल. याद है केस कराया था लिथियम क्लोराइड का. और फिर अगर हम यहां पर देखें ये क्या है, तो सिंपली आपको बताया था अगर हम बीटा कैटेनिन को मूव करने से रोक दें, ये केस क्या है, सभी सेल में बीटा कैटेनिन जा रहा है, यहां पर हमने बीटा कैटेनिन को रोक दिया है. रिमेंबर यहां पर फिर हमारे पास एक्टोडर्मल बॉल आती है, ये आपको हमने क्लास में कराया था. सिंपल है ये चीजें अगर हम सी अर्चिन कर रहे हैं तो ये तो बतानी ही होती हैं, एसेंशियल है बताने के लिए. फिर आपको याद हो तो फिर हमने इंग्रेशन की भी बात की थी, याद आ रहा है? तो इंग्रेशन पर भी ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है. चलिए आगे चलते हैं. देखिए मैंने आपसे हमेशा एक चीज कही है, जब हम क्लास करते हैं ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जनरल पॉइंट्स करते हैं, तो आपको हमेशा मैंने बोला है जनरल पॉइंट्स को अच्छी तरह से तैयार करिए, बेसिक्स को पकड़िए, क्योंकि वो बेसिक्स आपको, जैसे हम पढ़ते हैं एम्फीबियन, मैमल, सी अर्चिन, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, ये सभी, तो उनमें तो हेल्प करेंगे ही, और बेसिक से नॉर्मली एक आध क्वेश्चन बनता रहता है. प्रीवियस ईयर में भी बनते रहे हैं, इस बार भी बनकर आ गया. अगर आप देखें यहाँ पर सिंपली एक पूछा है पैटर्न ऑफ लीवेज. अच्छा एक चीज बताइए, अपने नोट्स आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको ये नहीं पता चला होगा कि हम जो हेडिंग डलवाते हैं वही लिखवाते हैं. क्लीवेज पैटर्न हेडिंग ही यही होती है, और फिर उसके बाद हम ये सभी पैटर्न आपको बताते हैं, उनके एग्जाम्पल देते हैं. रेडियल याद है? रेडियल किसमें होता है? तो आपको जब हमने रेडियल बताया था तो एम्फीबियन बर्ड्स की बात करी थी, स्पाइरल बताया था, एनालिटिक मोलस्क की बात करी थी, राइट, बायलेटरल ट्यूनिकेट्स की बात करी थी. ये तो देखते ही आपके चेहरे में मुस्कान आई होगी, ये तो सीधा क्वेश्चन बनकर आ गया. और फिर फाइनली हमारे पास रोटेशनल है जो पूछा है, राइट. तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करने की भी जरूरत है. हालांकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो हमने देखा होगा वो हमारे क्लास से बाहर है, राइट. ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनकर आए. मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपसे बोला था डेब बायो में इस बार ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगे कि आउट ऑफ द वे है, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन, दैट इज न्यूरोलेशन. चलिए अब आगे चलते हैं. हियर देखिए, हाँ मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, जैसे यहां पर टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट की बात करी है, हमें इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. और अगेन मैं आपसे फिर कहूंगा, क्योंकि मैं बार बार ये चीज मैं इसलिए रिकॉल कराता हूं, मैं आपसे बार बार बोलता हूं नोट्स को तैयार करिए, कहीं मत जाइए, नोट्स पर जाइए. क्यों? क्योंकि नोट्स को हम इतना कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कराना चाहते हैं कि आपको किसी अदर सोर्स की जरूरत ना पड़े. नोट्स ही आपकी बुक है, नोट्स ही आपके सब कुछ है, मतलब आपको बस नोट्स को तैयार करते रहना है. और अगर आप नोट्स में पढ़ें तो लास्ट में जब हम जब सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट कर लेते हैं, जैसे हेड जॉक सिग्नलिंग, हमने वांड सिग्नलिंग, अगर इन सभी की हम बात कर लेते हैं तो आपको बताते हैं कि हमने अलग से क्या बीएमपी हेडिंग नहीं डलवाते, चेक यू नोट्स. और क्या हम ये नहीं बताते कि जो बीएमपी है थ्रू डिकॉप, राइट, डीके थ्रू डिकॉप प्रमोट द एपोप्टोसिस, क्या ये नहीं बताते आपको? अब तो हम बीएमपी एज अ नेम सेज बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, टीजीएफ बीटा फैमिली मेंबर है. आपको हम पहले टीजीएफ बीटा हेडिंग डलवाते हैं, फिर उसके बाद बीएमपी बताते हैं कि बीएमपी प्रमोट एपोप्टोसिस. और अगर यहां पर नॉट पूछ रहा है, राइट, तो हमें बस ये पता करना है कि बीएमपी करता क्या नहीं है. अब एक चीज बताइए यहां पर, चलिए अब जरा ऑप्शन पर हम चले. एज द लिम्ब ग्रोज आउटवर्ड द स्टाइलोपोड फॉर्म फर्स्ट. अगर हम स्टाइलोपोड फॉर्म्स की बात करें तो आपको अगर रीजनरेशन वाला चैप्टर याद हो, राइट, तो रीजनरेशन में हम क्या ये नहीं बोलते कि हमारे पास सबसे पहले स्टाइलोपॉड ही आती है रेदर देन जेगोपॉड और ऑटोपॉड? ध्यान है, मैं अपना हाथ पास में लाता हूं, इस तरह से हिला के दिखाता था कि देखो क्या बन रहा है,
याद आया कुछ? तो हम जानते हैं स्टाइलोपोड पहले बनता है, हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन आता है, ऐसे ही जेडपीए के बारे में पता है। अब यहां पर देखें, ऑल्दो सेल डेथ इन द लिम्ब इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिजिट एंड जॉइंट, इट इज नेवर, देखिए वर्ड क्या है, मैंने हमेशा आपसे क्लास में बोला है ऑलवेज, नेवर, इन वर्ड को ध्यान से देखें क्योंकि यही यहां पर पूरे स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। इट इज नेवर मीडिएटेड बाय बीएमपी, देखिए गलत हो गया क्योंकि मीडिएट किया जाता है। सो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको क्लास में दिखाता हूं। स्टाइलोपॉड हमारे पास कहाँ है, जैक्यूपॉड हमारे पास कहाँ है, या ऑटोपॉड कहां पर है, कौन पहले रीजनरेशन में भी कराते हैं। नाउ हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रोसोफ्ला से क्वेश्चन आया है, और आप जानते हैं क्लास में हमेशा बोलता हूं कि ड्रोसोफ्ला से क्वेश्चन ऑलवेज एक्सपेक्टेड रहता है क्योंकि ड्रोसोफ्ला पे इतनी जीन्स है ना, राइट, गैप जीन्स एंड ऑल, तो हमेशा हमें लगता है कि ड्रोसोफ्ला की जीन से क्वेश्चन आना चाहिए और आता है, और इस बार भी आया है। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर हमने जब पूछा है कि हमें करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, अगर हमारे पास गुरकेन नहीं है तो क्या ये डायग्राम देखा है कि हम यहां पर गुरकेन लाते हैं और टॉर्पीडो होता है, गुरकेन टॉर्पीडो का अगर हमारे पास गुरकेन टॉर्पीडो का एसोसिएशन होगा तो हमारे पास डोर्सल सल्फेट आता है। क्यों? क्योंकि अगर गुरकेन टॉर्पीडो एसोसिएशन हुआ तो पाइप की सिंथेसिस नहीं होती, यही बताया था। और फिर हम आप बताते हैं कि वेंट्रल सल्फेट कैसे चलता है। क्या आपको यही नहीं बताया था कि इनिशियली हमारे पास जो फेट होता है वो वेंट्रलाइजेशन फेट होता है, लेकिन गुरकेन टॉर्पीडो एसोसिएशन हो तो वहां डोर्सल फेट आ जाता है, यही बताया था। तो वेंट्रल सल्फेट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? द प्रोटीन डोर्सल, बिकॉज डोर्सल एक्टिवेट दोज जीन्स, जस्ट अगेन रिकॉल द क्लास, डोर्सल एक्टिवेट दोज जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रल सल्फेट। मैंने आपको क्लास में 100 टाइम्स ये बात बोला था, डोर्सल डोर्सल डोर्सल। डोर्सल का मतलब ये नहीं है कि वो डोर्सल सल्फेट लाएगा, इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बोला था कि ड्रोसोफिला में नॉर्मली जो हम नाम रखते हैं वो नॉकआउट बिहेवियर पर रखते हैं, यानी अगर डोर्सल ना हो तो क्या फेट आएगा। देखिए एक बात समझिए, अगर डोर्सल है तो क्या फेट आ रहा है? वेंट्रल। डोर्सल ना हो तो वेंट्रल फेट आएगा, डोर्सल आएगा, डोर्सल आएगा। डोर्सल नहीं है तो डोर्सल आया, यानी डोर्सल नॉकआउट है तो डोर्सल फेट आया, इसीलिए हमने उस नॉकआउट प्रोटीन का नाम डोर्सल रखा, नॉकआउट बिहेवियर। अब अगर यहां पर आप स्टेटमेंट देखें, इन द एम्ब्रियो दैट लैक गुरकेन, तो अगर हमारे पास गुरकेन टॉर्पीडो एसोसिएशन ना हो तो क्या हम पाइप की सिंथेसिस कर पाएंगे? क्योंकि गुरकेन टॉर्पीडो एसोसिएशन हो तो पाइप की सिंथेसिस आप ब्लॉक करते हो। अगर गुरकेन नहीं है तो इसके अलावा पाइप की सिंथेसिस होगी, पाइप की सिंथेसिस होगी तो हमारे पास डोर्सल न्यूक्लियस में जाएगा, वेंट्रल सल्फेट लाएगा, यस और नो। और अगर आप यहां देखें तो क्या लिखा है? डोर्सल प्रोटीन इज नॉट ट्रांसलेटेड, जबकि डोर्सल प्रोटीन ट्रांसलेट होगी, राइट, ये सही लिखा है, विच कॉजेस द वेंटिलाइजेशन, लेकिन यहां पर गलत है, ये स्टेटमेंट यहां गलत दे रहा है। थ्रू डोर्सल प्रोटीन एक्ट एज ए मॉर्फोजन, इट इज फाउंड थ्रू आउट द सिंसाइशियल ब्लास्टोडर्म, ये सही है। और अगर आपको ये नहीं भी पता चल रहा होगा, आरएस पढ़ लो, मैंने आपसे क्या बोला है, मैं पढ़ाऊं सर आपको, हम कितनी भी स्टेटमेंट दे दें, कितने भी फैक्ट पढ़ा दें, कितना भी कंसेप्ट पढ़ा दें, अगर हमारे पास PQRST और इस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल एक दो स्टेटमेंट ऐसे आएंगे जो क्लास से नहीं होंगे, लेकिन हाँ चूंकि हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट को समझा हुआ है, तो रिमेनिंग आप कर लोगे। तो मान लीजिए अगर हमें क्यू नहीं भी पता तो क्या हम आर और एस कर सकते हैं? लेट्स चेक। इन एम्ब्रियो दैट लैक द कैक्टस, अब हमने यहां बोला कैक्टस नहीं है, रिमेंबर कैक्टस के बारे में क्या बताया था? कैक्टस क्या है? वो डोर्सल का इनहिबिटर है, जब तक कैक्टस डोर्सल से बाइंड किए रहेगा डोर्सल न्यूक्लियस से मूव नहीं कर सकता। और यहां पर हमने आपसे क्या पढ़ा हुआ है? कैक्टस नहीं है, तो डेफिनेटली अगर कैक्टस नहीं है डोर्सल हमारे पास न्यूक्लियस से मूव कर जाएगा। अगर कैक्टस नहीं है तो डोर्सल न्यूक्लियस से मूव कर जाएगा और वेंट्रल सल्फेट लाएगा। डोर्सल प्रोटीन कैन बी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विद अ वेंट्रल फेट, सही है। तो पहली बार जो हमारे पास स्टेटमेंट सही आ रहा है, दैट इज व्हाट यू आर। पी क्यों गलत था? क्योंकि हमने पढ़ा कि यहां पर स्टेटमेंट गलत है। क्यू मान लीजिए अगर याद नहीं है, लेकिन आर तो पता चल रहा है, यस और नो। अब अगर एस की बात करें, इफ द डोर्सल प्रोटीन इज ब्लॉक, मान लीजिए आपने डोर्सल प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया, एंटिंग द न्यूक्लियस, आप डोर्सल प्रोटीन को न्यूक्लियस में नहीं जाने दे रहे, ये डायग्राम तो आपके पास है ही, राइट। द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग डोर्सल सेट टाइप आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। अब एक चीज बताइए, यहां पर हमसे क्या बोल रहा है? अगर हम डोर्सल को जाने से रोक दें तो वेंट्रल की हम नहीं कर पाएंगे या डोर्सल के नहीं कर पाएंगे? मैंने क्या बताया था? डोर्सल व्हेनेवर एंटर द न्यूक्लियस इट प्रमोट्स वेंट्रल सल्फेट, इट एक्टिवेट द जीन्स दैट प्रोवाइड द वेंट्रल सल्फेट, यही बताया था। हमने डोर्सल को जाने से रोक दिया तो किसके जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे? वेंट्रल के। फिर से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मैं बार बार आपसे बोलता हूं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लास में भी आप ये चीज नोटिस करते हैं, पहले हम डोर्सल को जाने देते हैं,
तो हमने देखा कि वेंट्रल के जीन आ रहे हैं, और डोर्सल को जाने के रोकोगे तो वेंट्रल के जीन नहीं आएंगे, सिंपल। और ये क्या क्या बोल रहा है, डोर्सल के जीन स्पेसिफाइड नहीं होंगे, गलत है। तो इसका मतलब एस होगा नहीं, पी होगा नहीं, पी नहीं होगा, एस नहीं होगा, पी नहीं होगा, आर हमारे पास है। तो अगर हम पी आर एस देखें, तो अगर देखिए एक बात समझिए, देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स। आप जानते हैं ड्रोसोफिला में कितनी प्रोटीन्स, हम कितनी प्रोटीन्स करते हैं, अब सभी प्रोटीन को हम एक लिमिट तक बढ़ा पाते हैं। अब जैसे बोला ड्रोसल प्रोटीन एक्ट एज ए मार्फोजन, ये सही है, क्योंकि आपको पता है मार्फोजन हम क्लास में करते हैं, मार्फोजन बताते हैं, क्योंकि वो डोज डिपेंडेंट एक्शन देते हैं, वो मार्फोलॉजी यानी मार्फोजेनेसिस करवाते हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहां डेवलप होकर आ रहा है, क्यों हो रहा है, तो मार्फोजन सही है। फाउंड थ्रू आउट द सिंसाइशियल ब्लास्टोडम ऑफ द अर्ली ड्रोसोफिला, ये सही है, ये ऐसा होता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। देखिए ये जो अगर हम प्राइमरी न्यूरोलेशन देखें तो आपको ये डायग्राम याद आ रहा होगा, ये वर्टिब्रेट आई डेवलपमेंट में भी मैं कराता हूं, कि मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास प्राइमरी न्यूरोलेशन किस तरह से रन करता है। तो आपको बताया था प्राइमरी न्यूरोलेशन, द सेल्स सराउंडिंग द न्यूरल प्लेट, डायरेक्ट न्यूरल प्लेट सेल्स प्रोलिफरेट, इन्वेजिनेट, ये सही है, ये हम क्लास में करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, मैंने आपको बर्ड या मैमल्स इस तरह से नहीं कराया, मैंने आपको ये नहीं बताया कि बर्ड में न्यूरोलेशन कैसे हो रहा है या मैमल्स में न्यूरोलेशन कैसे जा रहा है ना, क्योंकि वहां पर ये चीज डिस्कस नहीं करी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था केवल एक क्वेश्चन ऐसा आया है, राइट, जो शायद हमारी क्लास से बाहर है, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको न्यूरोलेशन कराया है, वर्टिब्रेट आई डेवलपमेंट में आपको समझाता हूं, पी और क्यू सही है, लेकिन इस बार ऑप्शन भी इस तरह से बनकर आए हैं, लेकिन आप कर सकते थे कैसे, पी आपको पता है, क्यू आपको पता है, तो आप आंसर कर सकते थे, ऑप्शन आपका आ सकता था। लेकिन आरएसटी इतने सारे, अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा था, अगर नंबर ऑफ हमारे पास स्टेटमेंट आ रहे हैं तो हमें ये देखना होता है हमें पता कितने हैं। अब मान लीजिए 2 पता है, 3 नहीं पता है, तो इससे अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हमें आउट ऑफ 5 2 पता है, 3 नहीं पता है, ये पॉसिबल नहीं है। कि एक क्लास का स्कोप होता है कि टॉपिक को हमें कहां तक ले जाना है, तो एक आध क्वेश्चन अगर आता है तो क्या कर सकते हैं, उसे छोड़ भी सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर जो स्टेटमेंट आपके सामने है सही है, और इसको समझाने के लिए क्लास चाहिए। ओके, मैं आपको डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें क्लास चाहिए, यानी क्लास में आपको हम डायग्रामेटिकली हम दिखाएं कि कहां पर किस तरह से हो रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। ओके, अगेन ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन बनकर आया है, एईआर क्या होता है, प्रोग्रेस जोन क्या होता है, ऑटोपॉड क्या होता है। मैंने आपसे हमेशा क्या बोला है, जब इस तरह के ऑप्शन आए तो पहले उनको ढूंढो। रिमेंबर यूनिट 4 में मैंने जब बताया था कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास सबसे पहले इंटीग्रिन को ढूंढो, फाइब्रोनेक्टिन को ढूंढो, निटोजन को ढूंढो, जो क्लास में करी उनको ढूंढ लो पहले। तो यहां पर भी आपको उन्हीं को पहले ढूंढना है, फिर देख लो कि उनसे ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, जेड पी दिया हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखें जैसे एईआर है, राइट, अब एईआर में हम जैसे सेल्स फाउंड विद इन द मोस्ट, अब देखिए गलत है, एईआर एपिकल एक्टोडर्मल रिज, राइट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्टोडर्मल रिज, रिज का मतलब आगे होना चाहिए, एपिकल पोर्शन बनना चाहिए, तो एक्टोडर्मल टिश्यू होता है, एपेक्स लिखा हुआ है, एपिकल रीजन आ गया, डेवलपिंग रिंग। आपको प्रोग्रेस जोन याद हो तो प्रोग्रेस जोन में हमने ये डायग्राम बना के दिखाया था, ये हमारे पास एईआर होता है, जस्ट बिलो द एईआर एक्टोडर्मल टिश्यू होते हैं, जस्ट बिलो द एईआर वी हैव द प्रोग्रेस जोन, राइट, प्रोग्रेस जोन मेनली मीसेंचाइमल टिश्यू होते हैं, बताया था या नहीं, एंड बोथ रिक्वायर्ड ईच अदर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। एईआर प्रोग्रेस जोन में प्लास्टिसिटी मेंटेन करता है, प्रोग्रेस जोन एईआर को डिवाइड कराता रहता है, एंड दिस इंटरेक्शन बिटवीन द एईआर एंड द प्रोग्रेस जोन रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, द लिम्ब ग्रोथ। तो हमें क्या पता चला, आर का 2 सही है। और मैंने आपको यह भी बताया है क्लास में, जैसे ही आप एक आइडेंटिफाई कर लो सबसे पहले, क्योंकि इतने सारे हैं, टाइम मैनेजमेंट याद है, अगर आप पहले सबको आइडेंटिफाई करो फिर जाओ, इट विल टेक मच टाइम। एक को पता कर लो, आर का 2 यहां पर है, आर का 2 यहां पर है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। फिर दूसरा ढूंढ लो, प्रोग्रेस जोन, एस पर आ जाओ, एस कहां पर है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स, देखिए ये रहा, प्रोलिफरेटिव मेसेंचिमल टिश्यू, फ्यूल लिम्ब बड ग्रोथ। यहां पर देखिए क्या लिखा है, मेनली एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यहां पर लिखा है फ्यूल लिम्ब ग्रोथ। प्रोग्रेस जोन आपको पता है, ये आपको अभी बताया है, प्रोग्रेस जोन फॉर्म इन लिम्बट, हेल्प इन द लिम्ब ग्रोथ। और प्रोग्रेस जोन डिसाइड करता है, आपको केस भी याद हो तो मैंने बताया था, प्रोग्रेस जोन विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ लिम्ब विल बी डेवलप्ड। तो हमारे पास यहां पर आर का 5 आ गया, लीजिए आंसर तो इसी से आ रहा है, बाकी जान लीजिए, उतनी टाइम मैनेजमेंट बताया था। और कंफर्म करना है, ऑटोपॉड पे आ जाओ। ऑटोपॉड अगर आप यहां पर देखें, ये आपके सामने मैं जब डायग्राम लाया था, यहां देखिए स्टाइलोपॉड ये लिखा हुआ है, स्टाइलोपॉड, जोगोपॉड, ऑटोपॉड, प्रॉक्सिमल डिस्टल। रिमेंबर लिम्ब में हमने जब प्रॉक्सिमल डिस्टल पोलैरिटी की बात करी थी, तो अगर हम ऑटोपॉड को देखें डिस्टल पोर्शन पे है, वही आपसे पूछ रहा है, हियर डिस्टल पार्ट, यू का 6 कर लो और कंफर्म हो गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपके इस बार क्वेश्चन आए हैं वही पैटर्न पर हैं,
अच्छी बात यह है कि आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे, एक्सेप्ट न्यूरोलेशन। मैं खुद मान रहा हूँ उस चीज को, न्यूरोलेशन वाला पार्ट क्लास से आउट है, क्योंकि हम अब पॉसिबल नहीं है ना कि बर्ड में न्यूरोलेशन पढ़ाएं, एम्फीबियन में पढ़ाएं, या रेप्टाइल से पढ़ाएं, या मैमल से पढ़ाएं। तो एक आध क्वेश्चन को हम लिखिए छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी यूनिट से अगर आप 3 to 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। 6 क्वेश्चन आ रहे हैं पार्ट 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें से आप 4 कर पा रहे हैं पार्ट सी में, मोर देन सफिशिएंट है। सो दिस इज व्हाट द डिस्कशन फॉर द यूनिट 5। वी विल डिस्कस यूनिट 7 द एनिमल फिजियो। ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर।